बायोलॉजी गीक हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में इनहेरिटेंस देख रहे थे, जिसमें हमने क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में चीजें डिस्कस की और थोड़ा सा जो हमारा उसके अंदर रह गया था वो था डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ओके, डोमिनेंट मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी बताया कि हमेशा हमारे पास जीन्स जो होते हैं वो क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे, जो कि क्या होंगे, एलील्स होंगे। वो कहता है कि हमारे पास, हम इसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास कैपिटल लेटर होता है वो शो करता है डोमिनेंट, यानी कि जो मोस्टली अपेयर होगा। जो हमारे पास स्मॉल अल्फाबेट में होगा उसको क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, और वो होगा जो सप्रेसिव होगा, डिजीज्ड होगा, या फिर अच्छा नहीं होगा, या आप कह लें कि यानी कि बेटर जीन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि टॉल जो है वो एक अच्छी हाइट है, तो स्मॉल जो है वो क्या है, बैड है। आप कह लें कि उसका रिसेसिव जीन होगा, यानी कि टॉल जो है वो कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा, और जो स्मॉल है वो किससे शो होगा, स्मॉल से, और उसके बाद वो हम कह देंगे उसको रिसेसिव, और उसको हम क्या कह देंगे, डोमिनेंट कह देंगे। डोमिनेंट में हमारे पास जब ये दो सीक्वेंसेस होंगे, यानी कि दो बोथ कैपिटल होंगे और एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा, तो ये डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और रिसेसिव क्या होगा, जब दोनों यहाँ आएंगे, स्मॉल लेटर आएंगे, तो ये क्या होगा, रिसेसिव को शो करेगा। ये दोनों कंडीशन होमोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिस्पेक्टिवली, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो आ जाती है, इसमें दोनों लीव्स जो है वो सेम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक ट्रेट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो जीनोटाइप है। अब उस जीनोटाइप का एक्सप्रेस होना, यानी कि मैंने कहा कि ये आपका फॉर एग्जांपल स्किन कलर जो है वो डार्क है, टॉल हाइट जो है वो आपकी टॉल है, हेयर कलर जो है वो आपका ब्राउन है, आई कलर जो है वो आपका ब्लैक है या ब्राउन है या जो भी है, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी जीनोटाइप है, आपके जीन्स में सीक्वेंस आ गया। अब इनका अपेयर होना, यानी कि आपकी हाइट का टॉल होना, आपके हेयर का ब्लैक होना, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होना, आपकी आईज का कलर आप कह लें कि ओशनिक या फिर ब्लैक ब्राउन, जो भी, ये आपका क्या है, बेसिकली फिनोटाइप, यानी कि जो फिजिकल अपेयरेंस है किसी भी इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, ये ऑल ओवर, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, फिनोटाइप कह रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास जीन का क्या रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन आप सब जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, और आप सब ये भी जानते हैं कि प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। ये हमारे मसल्स बना रहा होता है, ये हमारी बोन्स बना रहा होता है, ये हमारे नेल्स के अंदर मौजूद होता है, ये हमारे हेयर के अंदर मौजूद होता है, इवन कि ये हमारा जो एग सिक्रीशन हो रही होती है उसमें भी इनके रोल्स होते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो और बेहतर एंजाइम्स बना रहे होते हैं, जो कि सारे जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइम कैटालाइज कर रहे हैं वो प्रोटीन की वजह से बन रहे होते हैं। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू द होल बॉडी, वो कौन कर रहा होता है, प्रोटीन कर रहा होता है। तो वो कहता है कि हमारी आईज के पिगमेंट, हेयर टेक्सचर, ये सब चीजें जो है वो प्रोटीन क्या कर रही होती है, प्ले कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर रोल। वो कहता है कि ये जो ट्रेड्स हैं ये भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, प्रोटीन। प्रोटीन ट्रेड्स को बना के और उनको क्या कर रही होती है, एक्सप्रेस कर रही होती है। और वो कहते हैं कि प्रोटीन का अगर हम सब यूनिट, स्मॉलर यूनिट देखें, तो वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स की जो एक लॉन्ग चेन है, पोलीपेप्टाइड। पोलीपेप्टाइड इसको क्यों कहा, पोली मीन मैनी, और पेप्टाइड इसको क्यों कहा, क्योंकि जो बॉन्ड होता है टू अमाइनो एसिड्स के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो वो कहता है कि जो प्रोटीन है वो पोलीपेप्टाइड चेन है अमाइनो एसिड्स की, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन की शेप और बिहेवियर जो है वो डिसाइड कर रहा होता है। क्या चीज शेप और बिहेवियर प्रोटीन का डिसाइड कर रहा होता है, कि जो अमाइनो एसिड्स है वो किस तरह से, किस सीक्वेंस में जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी होती है, क्वार्टरनरी होती है, टर्शरी होती है। ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर बेस्ड कर रही होती हैं, जो इनकी शेप है, और फिर अकॉर्डिंगली वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस से वो अरेंज हुए हुए होते हैं, और जो अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने में, वो हर चीज को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पास नेचुरली एग्जिस्टिंग क्या है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और ये 20 अमाइनो एसिड्स ही आपस में मिक्स एंड मैच हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है वो बन रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब कैसे होता है। वो कहते हैं बेसिकली जो प्रोटीन है, अगर हम इसका ओरिजिन देखें, तो प्रोटीन कौन बना रहा होता है, डीएनए। आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो ब्रेन ऑफ द सेल है। अब ब्रेन ऑफ द सेल किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डीएनए। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए, डीएनए हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। डीएनए ने क्या बनाना है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए बनाना है, यानी कि मैसेंजर आरएनए का बनना फ्रॉम द डीएनए प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और अब इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन जो है वो कहलाएगा। ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ये न्यूक्लियस में हो रहा होगा, ये वाला जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा होगा।
और इसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे ट्रांसफर आरएनए और इसमें इन्वॉल्व होंगे राइबोसोमल आरएनए, जिन्होंने क्या करना है, राइबोसोमल ने राइबोसोम्स को लेके आना है, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स लेके आएंगे और मैसेंजर आरएनए वो सीक्वेंस कैरी कर रहा है जिसको ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट करके क्या किया जाएगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा, जिसमें क्या हो रहा होता है, डीएनए से प्रोटीन बन रहा होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंबाइन होके सेंट्रल डोग्मा या फिर मैसेंजर आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, इस सबको हम सेंट्रल डोग्मा या फिर सेपरेटली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कह रहे होते हैं। सेंट्रल डोग्मा 2 आप कह लें कि फेजेस 2 स्टेप्स पे क्या होता है, कॉम्प्राइज होता है। उसके बाद वो कहता है कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, ग्रीगर जॉन मेंडल जो है ये क्या था, एक प्रीस्ट था जिसने क्या किया, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, और जिसने सबसे पहले हमें इनहेरिटेंस का, जेनेटिक्स का, जीन्स, तब तक उसको नहीं पता था लेकिन वो उनको फैक्टर्स कहता था और उन फैक्टर्स को आज हम जीन्स कहते हैं, इस चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उसने हमें बताया कि ट्रेड्स किस तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती हैं, हम इनको हेरिडिटी कहते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, ये सब चीजें जो हैं, जो क्लासिकल जेनेटिक्स है वो बेसिकली किसने जो है वो आप कह लें कि फाउंडेशन किसने लेकी जेनेटिक्स की, दैट वाज द ग्रीगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रियन मॉन्क था, इसने क्या किया, गार्डन पी के ऊपर काम किया जिसको हम पिजियम सैटिवम कहते हैं, और इसके इस गार्डन पी की ब्रीडिंग के वर्क के बाद एक फाउंडेशन ले हुई क्लासिकल जेनेटिक्स की, यानी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि ये जो जेनेटिक्स है ये भी कोई फील्ड है जिसको स्टडी करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, जो बहुत सी चीजें जो हम इर्द गिर्द देख रहे होते हैं उनको क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया कि जो फार्मर्स थे वो डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स को आपस में क्या करवाते थे, ब्रीड करवाते थे, मेट करवाते थे अपनी डिजायर करेक्टर्स जो है वो ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन इसकी बैक स्टोरी क्या है, बैक हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये चीजें वर्कआउट कर रही होती हैं, इस बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। तो इस चीज को प्रॉपरली दोरली जो एक्सप्लेन किया वो किसने किया, ग्रीगर जॉन मेंडल ने। और उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया जाने लगा और पता चला कि जेनेटिक्स भी एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं और हमें बहुत कुछ इसमें जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इधर एक मैंने टर्म लिखी है, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पिजियम सैटिवम। हर क्लास में जब भी साइंटिफिक नेम आता है ये चीज मेंशन मैं करती हूँ कि आपने साइंटिफिक नेम जैसे कि मैंने लिखा हुआ इस तरह से राइट डाउन करना है। क्या आप कह लें कि इसकी रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कि आपका जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, जैसे कि यहाँ पिजियम का पी क्या है, कैपिटल। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो उसकी स्पीशी है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, हम कभी इसको स्मॉल करके इसको कैपिटल कर देते हैं, कभी इसको कैपिटल और इसको भी कैपिटल कर देते हैं, कभी हम अपनी तरफ से इसको इटैलिक्स बनाते हैं और अंडरलाइन नहीं करते। अगर आप किसी भी तरीके से इस तरह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि वो आपको कह देंगे कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, और नीचे चारों ऑप्शन सिमिलर होंगे लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो मैंने बताया, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड वन इज द स्मॉल, और दैट विल बी द अंडरलाइन सेपरेटली। ओके, वो कहते हैं कि गार्डन पी पे इसने इसकी ब्रीडिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, उसके बाद उसने 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज किए। उसने बताया कि किस तरह से जीन्स जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रेड्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए। इसने ये सारा कॉन्सेप्ट आप कह लें कि ब्रीफ किया और फिर 2 लॉज जो है वो प्रपोज किए, जो क्या थे, उसकी सक्सेस स्टोरी को बताते हैं। और दूसरी जो वजह थी कि उसकी जो सक्सेस स्टोरी है कि उसने जो सिलेक्शन की ना गार्डन पी की, वो उसकी बहुत वाइड सिलेक्शन थी। ये क्वेश्चन है कि क्यों वाइड सिलेक्शन थी, क्या ऐसे ट्रेट, क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक होने चाहिए उस इंडिविजुअल, उस ऑर्गेनिज्म, उस स्पीशी के जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी सक्सेस की वजह क्या थी कि इसने गार्डन पी को सिलेक्ट किया और उसके बाद इसने 2 लॉज जो है वो प्रपोज किए और उसके बाद उसके ऊपर ही हमारी सारी जेनेटिक्स जो है वो बेस्ड कर रही है। आपने इधर एक और बात याद रखनी है, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा लॉज नहीं होते, मोस्टली हम थ्योरीज तक जाते हैं और थ्योरी ऐसी चीज होती है जिसको आप किसी भी एक लेवल पे आके क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। लेकिन लॉ एक ऐसी चीज है जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो ऑथेंटिक चीज होती है और उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो कंटिन्यू हो रही होती हैं। और आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास जो लॉज हैं वो बहुत बहुत कम है, जिनमें से 2 लॉज जो हैं वो मेंडल ने, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ने प्रपोज किए। थैंक यू।